यही जीवन है और यही अंत है। तो भगवान का झंडा जब से जन्म लिया है, तब से हाथ में जब से लिया है, तब से लेकर के अंत समय तक इसको झंडे को लेना है। जो पब्लिक चाह रही थी, जिसको चाह रही थी कि टिकट इनको दिया जाए, उनके अपेक्षित दूसरे व्यक्ति को दिया गया, वहाँ पब्लिक में नाराजगी थी। अभी दो मुद्दे ऐसे हैं। जनता पार्टी ने बिल्कुल सरकार नहीं बनवाया है। ये किसी ने कोई कहे कि भाजपा ने बनवाया, कि कांग्रेस ने बनवाया, कि सरकार ने बना, ये जनता के पैसे से बना हुआ मंदिर है। राम मंदिर में 1 रुपया सरकार का नहीं लगा है, सारी जनता का पैसा लगा। कहते थे मेरी सरकार, मैं, और उसके बाद आज हम में आ गए। अहंकार बिल्कुल नहीं है, सेवा है, जन सेवा करते हैं, सेवक हैं, सेवक ही रहेंगे। इनको क्यों लग रहा है अहंकार आ गया? इनको मौका मिल गया ना, सीटें कम आई हैं। यूपी में प्रचार कर दिया गठबंधन ने, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। उधर एक पार्टी ने कर दिया 8,500 रुपया खटाखट डाल देंगे। क्योंकि 10 साल से निचले पायदान पे जो लोग रह रहे हैं, उनके फेवर में कोई काम नहीं किया जा रहा है। आप बताइए, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। इन चीज़ों पे जिन चीज़ों को देखा, अगर विपक्ष की पार्टी कांग्रेस कन्हैया कुमार को ला के राजधानी से खड़ा कर देते, बहुत अच्छा होता है। एक आतंकवादी जिता करके उसे संसद तक भेज देते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। आज यहाँ वो आतंकवाद बिल्कुल जीरो की तरफ पहुँचा हुआ है। आज यहाँ पत्थरबाजों को जहाँ से निकले थे वहीं घसूट दिया जाता है। अच्छाई कुछ दिन परेशान होती है, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। कोई कम है, कोई ज़्यादा है, बस इतनी है। हमारी मजबूरी है कि हमको उसी व्यवस्था में जीना। दो चोरों में से जो सबसे कम चोर है उसको चुनना है। अपने पीएम का नाम तो बता दो, आज तक नहीं बताए गए। चुनाव हो गए, शपथ ले ली गई, आज तक बात बताओ भैया, एक सेकंड। हाईवे पे भी जमीन नहीं देना चाहता तो सरकार उसको भी हार नहीं कर सकती विदाउट एनी परमिशन। तो आप ये बातें कैसे बोल रहे हैं? इलीगल में भी व्यवस्थापन की व्यवस्था है। ये जो 12 साल वाला जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये बताया गया है कि अगर 12 साल किसी सरकारी जगह में भी है तो उसको वहाँ से हटाने के लिए उसको प्रॉपर विस्थापन की व्यवस्था की जाए। फिर अगर मेवात में हिंसा होती है, दंगे होते हैं, वहाँ पे एक शोभा यात्रा निकलती है भगवान के नाम पे, वहाँ गोलियां से हिंदुओं को मारे जाता है। बच्चों 1.5 साल का बच्चा भी मरा था उसमें। एक महिला भी मरी थी। पुलिस स्टेशन जला दिए जाते हैं, पुलिस चौकी जला दी जाती है, पूरे प्रशासन को परेशान कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों के सर फोड़े जाते हैं, हाथ तोड़े जाते हैं, टांग तोड़ दी जाती है, गोली मार दी जाती है। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं TNN वर्ल्ड में। इस वक्त मैं दिल्ली कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और मेरे साथ एक ऐसे शख्स दिख रहे होंगे आपको जिनके हाथ में ये श्री राम का झंडा बुलंद किए हुए हैं और भगवा चोला पहना हुआ है। इनको देखकर मेरे जहन में एक सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं श्री राम के नाम पर 400 पार का नारा दे रही थी और अयोध्या से ही वो फ्लॉप हो गई है। और दूसरा सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि जो बीजेपी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा कॉरिडोर को लेकर आगे बढ़ने की बातें कर रही थी, क्या वो अब संभव होगा? क्या लगता है सर? नहीं, बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी के मैनिफेस्टो में भारत के जितने भी मंदिर हैं, जो भी हैं, वो सब पर उनका निगाह है। सबको नए ढंग से बनाना, देश के लिए समर्पित करना उनका पहला ही। ये हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले तो हमें इस बात का जवाब दीजिए, ये आपने झंडा बुलंद क्यों किया हुआ है आखिर? ये पवन सुत हनुमान जी बैठे हैं, प्रभु श्री राम जी बैठे हैं, और ये तो हमारा सनातन धर्म का यही जीवन है और यही अंत है। तो भगवान का झंडा जब से जन्म लिया है, तब से हाथ में जब से लिया है, तब से लेकर के अंत समय तक इसको झंडे को लेना है। अंत समय तक रखेंगे। लेकिन इस झंडे, जहाँ ये झंडा जहाँ से उठता है, जहाँ ये भव्य मंदिर बना है, वहाँ के लोगों ने तो बीजेपी को नकार दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को फैज़ाबाद या अयोध्या के लोगों ने नकारा नहीं है। ये हमारी आपकी भूल है। वहाँ का जो पब्लिक चाह रही थी, जिसको चाह रही थी कि टिकट इनको दिया जाए, उनके अपेक्षित दूसरे व्यक्ति को दिया गया, वहाँ पब्लिक में नाराज़गी थी। परिवार में, आप अपने परिवार में जब नाराज़ होते हैं तो नाराज़ होने के बाद आपके परिवार के सदस्य आपको घर से बाहर नहीं निकालते, कुछ लोगों को समझाते हैं। इस तरह से लोगों ने समझाया। जो लोग समझे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जो नहीं समझ पाए, नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि कुछ सांसद जी ने कुछ गलत लाइन भी बोल दिया था समाज में वहाँ पर। लेकिन मोटा मोटा बात करें तो बीजेपी वहाँ से हारी है, और अब हार के बाद से वो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो मैंने सवाल किया, उस पर आगे बढ़ेगी? हार का डर नहीं रहेगा? नहीं, देखिए, जीत हार तो लगा हुआ है,
लेकिन अगर आप एक आंकड़ा देखें, आज तमाम जगह उत्तर प्रदेश की बात बुराई हो रही है कि उत्तर प्रदेश वालों ने नकार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि यही उत्तर प्रदेश है जो आज भी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता दिया हुआ है, और वही माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से बहुमत में लाया था 19 और उसके पहले 2 बार, तो तीसरी बार भी 50% के लगभग भारतीय जनता पार्टी सीट जीत करके आई है, तो इसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन जहाँ जहाँ जो सीटें हारी हैं, अगर आप कैलकुलेशन कर दें तो उनके इतनी धूप थी, उनके जो कार्यकर्ता जिनका कार्य था कि हर गांव में घूम घूम के 100 वोट को कंफर्म करना, 1000, एक मोटा आपको हम बता दें, मान लीजिए एक ज़िले में 1000 बूथ हैं, बहुत छोटी सी बात बताएंगे आप समझिए, और प्रति बूथ पर अगर कार्यकर्ता सिर्फ 50 और 50 वोट हर गांव से वोटिंग करा लेते हर बूथ पर, तो कितना होता, 1000 × 50 यानी 50,000। ये थोड़ा इस बार क्योंकि सोशल मीडिया पर भी इतना ज़्यादा दिखा दिया गया था 400 के पार, तो कार्यकर्ता भी शांत हो गए, चलो गर्मी का महीना है, थोड़ा हम भी रेस्ट कर लें। ऊपर से आवाज़ आ रही थी कि सुबह 9 से मत निकलिए। यही वजह है जो सीटें कम आई हैं। गठबंधन वाले तो कुछ और बोलते हैं। नहीं, एक वजह और है। वजह एक देखिए, मेरे समझ से जो है आरएसएस के कार्यकर्ता जो हैं वो उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है भाजपा से। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जब देखिए सीट कहाँ पे कम आई है, सीट जो है यूपी और बिहार में कम आई है, ठीक है, और बाकी जगह जो है सीट आपकी बढ़ी है। आप जब हम 10 साल का सरकार का रन देखें तो सरकार के पास इतना ज़्यादा अहंकार हो गया था, और उस अहंकार के दम पे जो है आरएसएस के साथ जो है इंटरनल मतभेद था, जिसके कारण से जो है ये चीज़ें हुई हैं। बड़े अंदर की बातें बता रहे हैं। वैसे आपने वोट किसको दिया था, ईमानदारी से बताना। मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ, तो बीजेपी को ही दूंगा। देखिए क्या है कि ये वोट देने वाली जहाँ तक बात है, ये तो मतदान होता है, एक गुप्त दान होता है, इसे बताया नहीं जाता है, और ये असंवैधानिक प्रश्न नहीं होगा, असंवैधानिक उत्तर होगा कि किसी प्रकार से हम मत तो बता ही सकते हैं, चुनाव खत्म हो गए, अभी भी नहीं बता सकते। ये संविधान और मतदान की गोपनीयता रखने का विषय है कि इसको किसी प्रकार से बताया ना जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम डिपेंड करता है सर, आपकी मर्जी है, बताएं ना बताएं, लोग चिल्ला के बोलते हैं। देखिए ये लोगों की स्वतंत्रता है, लेकिन कानून की बात करें तो कानून में ये अपलिखित है हमारे यहाँ कि किसी प्रकार से मतदान बताया ना जाए। क्योंकि आज देख रहे हैं आप, पश्चिम बंगाल देख लें या अन्य किसी राज्यों में, ढेर सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पुरजोर हिंसा हो रही है इस बात को लेके कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, कि उन्होंने फला को वोट दिया, कि उन्होंने ढिका को वोट दिया। हिंसा होती क्यों है? इस बात को लेके हिंसा हो रही, तो ये आपसी समझदारी रखना पड़ेगा और हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मतदान को मतदान ही रहने दें, चिल्ला के और बुला के उसकी मर्यादा को खंडित ना करें। इस बात का हमें ध्यान रखना। मेरा सवाल इनसे इसलिए था क्योंकि जैसे झंडा इन्होंने श्री राम का लिया हुआ है, बुलंद किया हुआ है, भाजपा वहीं से हारी है जहां मंदिर बनवाया। अभी 2 मुद्दे ऐसे हैं। जनता पार्टी ने बिल्कुल सरकार नहीं बनवाया है, ये किसी ने कोई कहे कि भाजपा ने बनवाया, कि कांग्रेस ने बनवाया, कि सरकार ने बनाया, ये जनता के पैसे से बना हुआ मंदिर है, किसी के ठेकेदारी में मंदिर नहीं बना हुआ। अब भाजपा समर्थन करती है, भाजपा करती आई है, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी वो समर्थन करती आई है, तो वो करना अलग बात है, राम मंदिर अलग बात है। राम मंदिर में 1 रुपया सरकार का नहीं लगा है, सारी जनता का पैसा लगा। कोई पार्टी चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, कोई हिंदू की या राम मंदिर की या भगवान राम की कोई ठेकेदार नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति होंगे, अपने लिए राजनीति करते होंगे लोग। देश की जनता स्वतंत्र है या देश की जनता समझदार है, और समझदारी का परिणाम समय समय पर भारत की जनता ने दिखाया है। और ये परिणाम जो दिखाया भारत की जनता ने, ये सही दिखाया भाजपा को कम? ये तार्किक बात है कि कौन क्या देखना चाहता है। कोई आधा गिलास भरा देखना चाहता तो सही है, किसी ना खाली देखना चाहता तो उसके लिए सही है। अच्छा, तो निर्णय तो देखिए देश की जनता जो करती है वो देश के पक्ष में करती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी और विभिन्न प्रकार के लोग अहंकार से मैं पे आ गए थे, आज फिर मैं में आ गए हैं और हम साथ में हैं ऐसा बताने लगे। कहते थे मेरी सरकार, मैं, और उसके बाद आज हम में आ गए। तो देखिए अंतर तो आया है, और देश की जनता ने वास्तविकता से आईना दिखाने का काम सरकार को किया। अहंकार आपको इसलिए लगता है कि मैं करते थे? नहीं, अहंकार इसलिए लगता था मुझे क्योंकि मैं से बस मतलब नहीं है। जिस प्रकार के निर्णय वो लेते थे, मैं कई उदाहरण देना चाहूँगा। कोलगेट घोटाले में जो लिप्त थे नवीन जिंदल, उनको आप पार्टी में ले जाते हो। वॉशिंग मशीन जो इनकी चल रही है उसका विरोध कौन करेगा?
आप करो तो बिल्कुल शुद्धता पे आ जाता है। आप गंगा जल लेके बैठे हो कि किसी के ऊपर भी डाले शुद्ध हो जाएगा। आप नवीन आदर्श सोसाइटी घोटाला हुआ, अशोक चौहान मुख्यमंत्री थे, आदर्श सोसाइटी घोटाले में शहीदों की विधवाओं को मिलने वाले घरों में लोगों ने विरोध किया और उसके बाद उसको हटाया, उस समय विरोध किया और अगले दिन ला के भारतीय जनता पार्टी में और राज्यसभा का सांसद बना दिया। तो ये वॉशिंग मशीन इतनी तेज कैसे दिक्कत चला ये रहे बता रहे हैं आप दोनों, फिर भाजपा को क्यों समर्थन करते हैं? मैं कहाँ बोला भाजपा को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो सरकार को, मैं चूंकि मतदान इसलिए करता हूँ। सरदार जी सहमत हैं इनकी बात से? अहंकार आ गया था भाजपा में इसलिए सीटें कम आई हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अहंकार बिल्कुल नहीं है, सेवा है, जन सेवा करते हैं, वो सेवक हैं, सेवक ही रहेंगे। इनको क्यों लग रहा है अहंकार आ गया? इनको मौका मिल गया ना, सीटें कम आई हैं, इन्होंने कई बातें ऐसी देखी जिससे इनको मौका मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा यूपी में प्रचार कर दिया गठबंधन ने, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। उधर एक पार्टी ने कर दिया 8,500 रुपया खटाखट डाल देंगे। वॉशिंग मशीन कोई नहीं है भाई जी, वॉशिंग मशीन नहीं है। वॉशिंग मशीन आज की डेट में भी यूपी की जनता इतना पढ़ा लिखी नहीं है। थोड़ी सी महिलाएं उस बात में आ गई कि हर महीने 8,500 रुपया मिलेगा और वो लेने चली गई पहली तारीख को। बिल्कुल लाइनें लग गई, वो गारंटी कार्ड लेके लेने चली गई। कांग्रेस या उसके अलायंसेस के द्वारा ही जो है चलाए गए, बीजेपी के द्वारा नहीं चलाए गए। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाए गए हैं। ठीक है, जैसे ये बता रहे हैं, आप भी बताइए ना प्रोपेगेंडा कौन सा? जैसे परम पूजनीय मोहन भागवत जी का जो है आप बयान देखें कल ही का। आप बीजेपी के किसी नेता का बयान सुनाइए भैया प्लीज। बहुत सारे हैं जिसमें जो है आप जेपी नड्डा जी कहते हैं कि अब हमें जो है संघ की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जो है प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे वो सरदार जी कह के गए थे खटाखट की वजह से काफ़ी महिलाएं तादाद में लगी हुई और ये सच है। आप देखिए कि प्रोपोगंडा की बात करें तो इन्होंने कहा था कि एक नहीं, ये तो हर बात में प्रोपोगंडा की सरकारों ने बात की है। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने कहा 15 लाख रुपए देंगे, फिर कहे नहीं वो तो जुमला था। फिर उन्होंने कहा कि हम सबको रोजगार देंगे, फिर वो बोले कि हो नहीं पाएगा। फिर उन्होंने बोला कि हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ या 2 करोड़ कहा था, वो नौकरियाँ कहाँ हैं। इन्होंने कहा था कि हम सबको स्किल इंडिया के तहत स्किल सिखा देंगे। आज देख ले भारत में कितने स्किल इंडिया के सेंटर चल रहे हैं। ये सब बात करें ना, कागज में पीछे सहमति जता रहे हैं सरकारें। मैं इनकी बातों से सहमत हूँ क्योंकि 10 साल से निचले पायदान पे जो लोग रह रहे हैं उनके फेवर में कोई काम नहीं किया जा रहा है। हम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पे जाएंगे, अब हमारे गांव में तो कोई काम भी होता नहीं। आज 10 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। वो उत्तर प्रदेश से अलग है भाई साहब, बिल्कुल कोई अलग। काम नहीं हुआ। बात क्या है, उमर भर गालिब वही दोहराता रहा और जब वक्त आया अच्छा एक बात बताइए, धूलती चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। इन चीज़ों तो पे जिन चीज़ों को देखा, अगर विपक्ष की पार्टी कांग्रेस कन्हैया कुमार को ला के राजधानी से खड़ा कर देते बहुत अच्छा होता है। एक आतंकवादी को जिता करके उसे संसद तक भेज देते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ सुन तो लो, यहाँ तक की बात कि एक आतंकवादी को रात के 2 बजे कोर्ट खुलवाते हैं और फिर उसका घर में बैठा के सम्मान करते हैं, फिर उसे सरहद तक छोड़ने जाते हैं बाइज्जत तक। तो ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी। लेकिन सुन तो लो, 1 मिनट बात सुनिए सर, वो मैं नहीं बोला अभी। फिर दूसरी बात देखो, आज यहाँ सुरक्षा मिली हुई है, आज यहाँ वो आतंकवाद बिल्कुल जीरो की तरफ पहुँचा हुआ है। आज यहाँ पत्थरबाजों को जहाँ से निकले थे वहीं घसूड़ दिया जाता है और यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म करने की अगर कोई पहल होती है तो उन जनता को परेशानी हो जाती है जिनके लिंक उन भ्रष्टाचारियों से कनेक्टेड है। लेकिन मेरे जैसों को कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि मेरे कहीं है नहीं। लेकिन जिनको परेशानी है उनसे पूछ रहे थे ना। हाँ जी, बताएं क्या परेशानी है जो आप जो कह रहे थे कि मैं को परेशानी है आज? बिल्कुल इसका जवाब दूंगा मैं। भ्रष्टाचार की बात करें, आदर्श सोसाइटी घोटाला किया था अशोक चौहान ने, क्यों लेके आ गए? शहीदों की पत्नियों को मारवाने का अधिकार है क्या? शहीदों की पत्नियों का भ्रष्टाचार किया था सोसाइटी? नहीं, क्यों लेके आए? आप शुद्ध कर दिए गए। हाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ सर। आप सुनिए मेरी बात, केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर होते हैं, यहाँ प्रशासन के पास में ईमेल जाते हैं, फ़ोन जाते हैं, सूचना जाती है
कि फला स्कूलों को सबको खाली करवा दिया जाए, बम रखवा दिए गए हैं, खाली कर दो। पूरे दिल्ली के स्कूल नोएडा तक खाली हो जाते हैं। मार्केटों में बम की अफवाह मचती है, बैगों में बम होते हैं। केजरीवाल जी बेल पे आ जाते हैं, पूरा प्रचार करते हैं। 21 दिन बात सुनिए सर, 1 मिनट। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, बात सुनिए। अरे सुन ले, सच्चाई की बात है, सच्चाई मैं क्या कह रहा हूँ। अरे बात सुन ले भाई साहब पहले। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरे 21 दिन प्रचार करते हैं, 22वें दिन सिलेंडर करते हैं, और आज तक यहाँ ना ही कोई ईमेल मिलता प्रशासन को, ना पुलिस को कोई फ़ोन जाता, ना यहाँ कोई अफवाह मचती। तो ऐसा क्यों होता है भाई साहब? ऐसा बीजेपी वो इसलिए होता है कि पब्लिक को परेशान करनी है, प्रशासन को परेशान करना है। तो उन लोगों के सहयोग में ये जनता है, जनार्दन है, अच्छाई कुछ दिन परेशान होती है, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। क्यों होती है? आज जीत हुई सच्चाई की, झूठ की हुई हार। आज सारे देश के गद्दारों का काला मुंह करके मोदी जी ने बनाई है सरकार। हंस रहे हैं पीछे। देखिए, इन्होंने कहा, भाई साहब ने कहा ना, केजरीवाल जी 21 दिन के लिए निकले। केजरीवाल को सरकार ने नहीं निकाला था। मैं ये कह रहा हूँ, वे अफवाहें क्यों नहीं मची उनके निकलने के पश्चात? ओनली उसका जवाब दो आप। हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन विरोध पक्का कर रहे हैं आप, वो दिख रहा है। मैं व्यवस्था का विरोधी हूँ, व्यक्ति विरोधी नहीं हूँ, मैं तो व्यवस्था का विरोधी हूँ। केजरीवाल का सोल्यूशन क्या है? फिर सोल्यूशन भी होगा आपके पास? है, लोग करेंगे तो, लोग कर रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं। सब लोगों को बताइए तो सही, लोग करें ना करें। इंदौर के लोगों ने 11 लाख के करीब में नोटा दबा ना, 11 लाख नहीं, 2.5 लाख के करीब में नोटा डाला ना। नोटा दबाना आपके हिसाब से सोल्यूशन है? मैं विकास की बात कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि नोटा भी दबाना सोल्यूशन होगा। हमारा जो चुनाव होता था वो पार्लियामेंट्री चुनाव होता था, प्रेसिडेंशियल चुनाव नहीं होता था। अभी जो चुनाव कर दिया गया है वो एक बंदे के चेहरे पे जो है पूरा चुनाव जो है आधारित कर दिया गया है, ठीक है। अब क्या है कि आपका लोकल एमपी जो है क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या प्लान बना के आया है कि कैसे एरिया का डेवलपमेंट करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं है। जो आप कह रहे हैं एक चेहरे पर डिपेंड करते हैं, ये एक पर्टिकुलर पार्टी ने किया है, तमाम देश की पार्टियों ने किया है? ये प्रेसिडेंशियल चुनाव तो हमारा नहीं है ना। हम तो यूएसए में तो है नहीं कि हमारा जो चुनाव होगा वो डिबेट पे होगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे होगा। हमारा तो पार्लियामेंट्री। सवाल ये था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ही है कि जो चेहरा आपने बोला वो एक पार्टी के लिए है कि वो पार्टी चेहरे के दम पे लड़ रही है? तमाम पार्टियां, आपको सारी पार्टियों से दिक्कत है? मतलब कोई किसी एक संगठन से या किसी राजनीतिक दल से मेरी कोई आपत्ति नहीं है। परिवर्तन अगर आता, मेरी व्यवस्था से वो है, मेरा विरोध व्यवस्था एक होता है ना कि हम परिवर्तन लेके आते हैं। मेरी बात सुनिए, जब हम परिवर्तन लेके आते हैं तो हम उसके ऑप्शन में भी कुछ देखते हैं कि इसकी जगह कौन होना चाहिए, भले कुछ भी हो। यहाँ तो साहब हमाम में सब नंगे हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है, बस इतनी है। हमारी मजबूरी है कि हमको उसी व्यवस्था में जीना। 2 चोरों में से जो सबसे कम चोर है उसको चुनना है। यहाँ तो भाई साहब 28 चोर है, एक चेहरे के सामने 28 चोर है, किसको चुनेंगे आप? जरा एक बार अपने पीएम का नाम तो बता दो। आज तक नहीं बताए गए, चुनाव हो गए, शपथ ले ली गई, आज तक बात बताओ। एक सेकंड, आपको लगता है अयोध्या में विकास हुआ है? अयोध्या में अगर आप विकास देखें तो अयोध्या में जो है जिसका घर टूटा, लैंड एक्विजिशंस हुई या दुकान टूटे या जो भी इलीगल एक्वायरेंट्स थे, ठीक है, उनको जो है हटाया गया, ठीक है। जो भी किया गया, दुकान जो है हटाए गए, तो उनके भी दर्द को हमको शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं है इलीगल, अगर जिसके लीगल थे उसको अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट मुआवजा मिलता है, तो इलीगल थे वो तो हटाने में क्या प्रॉब्लम है? इलीगल चीजों को तो हटाया जाएगा ना। सपोज कीजिए, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा। मुझे दर्द बताइए ना कैसा। अभी मैं यहाँ पे घर बना लूँ और आगे सरकार हटाए तो मुझे दर्द होना जायज़ है क्या? वो बहुत अच्छा सा उदाहरण बताऊंगा कि 12 साल एक लॉ कहता है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे 12 साल से जो है कब्जा किए हुए हैं और जो है आपको 12 साल से जो है हस्तांतरित नहीं किया गया है, तो उस परिप्रेक्ष्य में जो है आपको, इसमें सरकार की गलती है कि उसने 12 साल कब्जा कर लिया है, अब उसको हटा, ठीक है, नोटिस देखिए। आपको क्या लगता है वो बिना नोटिस के हटाए गए होंगे? नोटिस के, बिना विस्थापित किए। सबसे मुख्य विषय है विस्थापन।
विस्थापन की व्यवस्था विस्थापन तब होगा ना जब वो लीगल होगा, वो खुद इलीगल है। आप ही ने बोला कैमरा पे सर कि इलीगल है, और ये कानून देखे सर, आप प्लीज लॉजिकली बातें कीजिए, आप सब युवा हैं, भारत के कानून को भी जानते हैं, लोअर है ना, तो हाँ, तो अगर कोई हाईवे पे भी जमीन नहीं देना चाहता तो सरकार उसको भी हायर नहीं कर सकती विदाउट एनी परमिशन। तो आप ये बातें कैसे बोल रहे हैं? इलीगल में भी व्यवस्थापन की व्यवस्था है। ये जो 12 साल वाला जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये बताया गया है कि अगर 12 साल किसी सरकारी जगह में भी है तो उसको वहाँ से हटाने के लिए उसको प्रॉपर विस्थापन की व्यवस्था की जाए। अगर उसके पास रहने और व्यवस्था की व्यवस्था नहीं है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार उसकी रहने की व्यवस्था करे। ये शासन की जिम्मेदारी है, शासन वेलफेयर के लिए, शासन तोड़ने और नुकसान करने का करे, उसको नागरिकता दे। तो फिर वही वाली बात होगी ना कि उनके घर तोड़ दिए तो विकास उन्होंने आंखें बंद कर ली। विकास पे सवाल था ना, विकास हुआ है नहीं हुआ? पहली चीज क्या है कि जो है विकास हुआ है कि वहाँ पे जो है कंजेशन ज़्यादा बढ़ गई है, बाहर के लोग ज़्यादा आने लगे हैं। ठीक है भाई साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ प्लीज अब सुनो, भाई साहब ने बात करी थी मथुरा की, मैं मथुरा की के लेके करते, पूरे भारत की बात करो भाई साहब। सुन लो, एक सेकंड। जब दिल्ली के अंदर शाहीन बाग होता है तो उसका एक विधायक निकलता है आम आदमी पार्टी का नेता, जो दंगा कराता है वहाँ, तो वहाँ दंगाइयों को भड़काता है और दंगे कराता है। सुन लो पहले 1 मिनट, मैं बीच में नहीं बोल रहा, आपके बात सुनिए। फिर अगर मेवात में हिंसा होती है, दंगे होते हैं, वहाँ पे एक शोभा यात्रा निकलती है एक भगवान के नाम पे, वहाँ गोलियां से हिंदुओं को मारे जाता है, बच्चों 1.5 साल का बच्चा भी मरा था उसमें, एक महिला भी मरी थी, और ऐसे छः ना। सुन ले भाई, अरे चुप हो जा भाई साहब, सुन ले, मैं हम नहीं बोल रहे थे। सुनो, उसका मास्टरमाइंड कौन निकलता है? मोमन खान। कहाँ का होता है? रहने वाला दिल्ली का, कनेक्टेड। हल्द्वानी में पुलिस स्टेशन जला दिए जाते हैं, पुलिस चौकी जला दी जाती है, पूरे प्रशासन को परेशान कर दिया जाता है। पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों के सर फोड़े जाते हैं, हाथ तोड़े जाते हैं, टांग तोड़ दी जाती है, गोली मार दी जाती है। अगर पुलिस प्रशासन पे ये गोलियां चलाएंगे, पत्थर मारेंगे, तो क्या होगा इसका?